आइए इस भाग में हम लोग बात करते हैं मध्यकालीन भारत के इतिहास की। इसके पहले हम लोग जो प्राचीन भारत के इतिहास के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस थे वो सारे हम लोगों ने एक ही पार्ट में डिस्कस कर लिए थे। तो यहाँ पर हम मध्यकालीन भारत के जितने भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उन सब के बारे में डिस्कस करेंगे। आपको बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस इसमें देखने को मिलेंगे। तो ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए आइए शुरू करते हैं। पहला है पॉइंट, शाहनामा के लेखक फिरदौसी मोहम्मद गजनबी के दरबार के प्रसिद्ध विद्वान थे। फिरदौसी को पूर्व के होमर की उपाधि दी गई थी। चंदावर का युद्ध 1194 में मोहम्मद गोरी तथा कन्नौज के गहड़वाल शासक जयचंद के मध्य में हुआ था, जिसमें मोहम्मद गोरी ने जयचंद को पराजित किया था। अगला है, किस सुल्तान ने गढ़ मुक्तेश्वर की मस्जिद की दीवारों पर अपने शिलालेख में स्वयं को खलीफा का सहायक कहा था? तो ये कहा था बलबन ने। इल्तुतमिश ने अपनी राजधानी लाहौर से दिल्ली स्थानांतरित की थी। इल्तुतमिश ने अपनी राजधानी लाहौर से दिल्ली स्थानांतरित की थी। फिरोज शाह तुगलक के राज्य का मुख्य वास्तुकार मलिक गाजी शहना था। आगरा की स्थापना किसने की थी? तो ये सिकंदर लोदी ने की थी। सिकंदर लोदी ने नाप के पैमाने गजे सिकंदरी का आरंभ किया था। सिकंदर लोदी शहनाई सुनने का बहुत शौकीन था। वह गुलरुखी उपनाम से कविताएं भी लिखता था। मतलब जो वो कविताएं लिखता था वो गुलरुखी उपनाम से लिखता था। नेक्स्ट है, मक्का सऊदी अरब में स्थित है। यही इस्लाम धर्म के प्रवर्तक हज़रत मोहम्मद का जन्म हुआ था। हज़रत मोहम्मद साहब का जन्म यहीं हुआ था। फ़ारसी ग्रंथ चचनामा से अरबों द्वारा सिंध विजय की जानकारी मिलती है। जो फ़ारसी ग्रंथ है चचनामा, उससे अरबों द्वारा सिंध विजय की जानकारी हमें प्राप्त होती है। महमूद गजनबी का दरबारी इतिहासकार उतबी था। उतबी ने किताबुल यामिनी तथा तारीख़ यामिनी नामक ग्रंथों की रचना की है। अलबरूनी ने अरबी भाषा में तहकीक हिंद अथवा किताबुल हिंद की रचना की है। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो भी आपको हाईलाइटेड क्वेश्चन दिखाई देंगे या फैक्ट दिखाई देंगे वो समझिए कि बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्ट हैं। तो अलबरूनी के इस पुस्तक को आपको याद रखना है, तहकीक हिंद अथवा इसी को कहा जाता है किताबुल हिंद कहीं कहीं पे। पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान अलबरूनी था। ये भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। संस्कृत मुद्रा लेख के साथ चांदी के सिक्के महमूद गजनबी ने जारी किए थे। गुलाम वंश का संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक था। कुतुबुद्दीन ऐबक को कुरान ख्वां के नाम से भी जाना जाता है। कुरान ख्वां का मतलब क्या होता है? कुरान का पाठ करने वाला। नेक्स्ट है, बेरोजगारों की सहायता करने के लिए दिल्ली के किस सुल्तान ने रोजगार कार्यालय की स्थापना की थी? तो ये की थी फिरोज शाह तुगलक ने। सर्वप्रथम लोक निर्माण विभाग की स्थापना की थी फिरोज शाह तुगलक ने। ऐबक की राजधानी कहाँ थी? तो ये थी लाहौर। ऐबक ने कभी सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की थी, ये जानने लायक बात है। उदारता के कारण उसे लाख बख्श यानी लाखों का दान करने वाला के नाम से भी जाना जाता है। ऐबक ने दिल्ली में कुव्वत उल इस्लाम और अजमेर में अढ़ाई दिन का झोपड़ा नामक मस्जिदों का निर्माण करवाया था। तो ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। दोनों ही कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद और अढ़ाई दिन का झोपड़ा, ये दोनों ही बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। इनका निर्माण किसने करवाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। नेक्स्ट है, उसने दिल्ली में स्थित कुतुब मीनार का निर्माण कार्य प्रारंभ किया था, जिसे बाद में इल्तुतमिश ने पूरा करवाया था। जिसे बाद में किसने पूरा करवाया था? इल्तुतमिश ने। सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु चौगान या पोलो खेलते समय घोड़े से गिरने से हो गई। नेक्स्ट है, इल्तुतमिश ने ही भारत में सल्तनत काल में सर्वप्रथम शुद्ध अरबी सिक्के चलाए थे। अगला है, सल्तनत युग के दो महत्वपूर्ण सिक्के चांदी का टंका और तांबे का जीतल उसी ने आरंभ किया था। सल्तनत युग के दो महत्वपूर्ण सिक्के कौन से थे? तो ये चांदी का टंका और तांबे का जीतल था। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं।
2 महत्वपूर्ण सिक्के, चांदी का टंका और तांबे का जीतल। नेक्स्ट है, मध्यकालीन भारत की प्रथम महिला शासिका कौन थी? रजिया सुल्तान। रक्त और लौह की नीति बलबन ने अपनाई थी। तो ये भी पूछा जाता है बहुत ज़्यादा कि रक्त और लौह की नीति किसकी थी, तो ये भी बलबन की थी। बलबन ने राजा को धरती पर ईश्वर का प्रतिनिधि नियामते खुदाई माना है। बलबन ने राजा को जिल्ले अल्लाह या जिल्ले इलाही अर्थात ईश्वर का प्रतिबिंब बताया है। तो राजा को धरती पर ईश्वर का प्रतिनिधि यानी नियामते खुदाई बलबन ने माना है और राजा को ही जिल्ले अल्लाह या जिल्ले इलाही अर्थात ईश्वर का प्रतिबिंब बताया है। बलबन ने ही सिजदा, सिजदा का मतलब है भूमि पर लेटकर अभिवादन करना, भूमि पर लेटकर किसी को अभिवादन करना, तथा पैबोस, पैबोस का मतलब है सुल्तान के चरणों को चूमना। तो ये जो रीतियां हैं ये बलबन ने ही शुरू की थी। बाकी नौरोज़ एक फ़ारसी त्यौहार था, इसको भी बलबन ने मनाना शुरू किया था। मंगोलों से मुकाबला करने के लिए बलबन ने एक सैन्य विभाग दीवाने अर्ज की स्थापना की थी। तो ये आपको याद रखना है, दीवाने अर्ज की स्थापना किसने की थी? तो ये की थी बलबन ने। इल्तुतमिश ने इक्ता व्यवस्था की शुरुआत की। तो इक्ता प्रणाली या इक्ता व्यवस्था की शुरुआत किसने की? इल्तुतमिश ने। अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली का पहला सुल्तान था जिसने भूमि की पैमाइश कराकर लगान वसूलना प्रारंभ किया। मलिक काफूर जो इसका ख़ास आदमी था, इसको 1000 दिनारी भी कहा जाता है। अलाउद्दीन खिलजी ने एक पृथक विभाग, वित्त विभाग के अंतर्गत दीवाने मुस्तखराज की स्थापना की थी। तो अलाउद्दीन खिलजी ने ये एक वित्त विभाग था, अलग विभाग था, दीवाने मुस्तखराज की स्थापना किसने की थी? अलाउद्दीन खिलजी ने की थी। सल्तनत कालीन शासक अलाउद्दीन खिलजी ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली प्रारंभ की थी। सार्वजनिक वितरण प्रणाली जो वर्तमान समय में भी चल रही है, इसको अलाउद्दीन खिलजी ने भी चलाया था। गयासुद्दीन तुगलक या गाजी मलिक तुगलक वंश का प्रथम शासक था, उसने तुगलक वंश की स्थापना की थी। गयासुद्दीन तुगलक या गाजी मलिक। दिल्ली सल्तनत के सभी सुल्तानों में मोहम्मद बिन तुगलक सर्वाधिक विद्वान एवं शिक्षित था। मोहम्मद बिन तुगलक को लोग बुद्धिमान मूर्ख के नाम से भी जानते हैं क्योंकि उसको ज्ञान तो बहुत था लेकिन उसकी जितनी भी योजनाएं हैं वो व्यवहार रूप में कभी उतना ज़्यादा सफल नहीं हो पाई। जितनी भी योजनाएं बनाता था, योजनाएं तो वो बहुत अच्छी बनाता था, लेकिन कोई भी योजना उस तरीके से सफल नहीं हुई जैसे वो चाहता था। मोहम्मद बिन तुगलक ने कृषि उन्नति के लिए एक नए विभाग दीवाने अमीर कोही की स्थापना की थी। दीवाने अमीर कोही भी फेमस है, इसकी स्थापना मोहम्मद बिन तुगलक ने की थी जो एक कृषि विभाग था। मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित की थी। तो ये इसका एक काम था और जो योजना ये भी सफल नहीं हो पाई थी। अगला है, मोहम्मद बिन तुगलक ने इब्न बतूता को दिल्ली का काजी नियुक्त किया था। बाद में उसे सुल्तान का राजदूत बनाकर चीन भेज दिया गया था। इब्न बतूता की किताब रेहला पुस्तक काफ़ी प्रसिद्ध है। तो इब्न बतूता की किताब का नाम क्या है? रेहला। दिल्ली के सुल्तानों में मोहम्मद बिन तुगलक प्रथम सुल्तान था जो हिंदुओं के त्योहारों मुख्यतः होली में भाग लेता था। तो मोहम्मद बिन तुगलक होली में भाग भी लेता था। मोहम्मद बिन तुगलक के निधन पर बदायूनी ने लिखा था, सुल्तान को उसकी प्रजा से और प्रजा को अपने सुल्तान से मुक्ति मिल गई थी, क्योंकि ये परेशान कर रखा था काफ़ी ज़्यादा प्रजा को। तरह तरह की योजनाएं बनाता था, जो योजनाएं व्यवहार रूप में सफल नहीं होती थी और उसमें खामखा परेशान होती थी प्रजा। फ़िरोज़ शाह तुगलक ने दीवाने खैरात नामक विभाग की स्थापना की जो गरीब मुसलमानों, अनाथ स्त्रियों एवं विधवाओं को आर्थिक सहायता देता था। तो दीवाने खैरात नामक विभाग की स्थापना किसने की थी? ये फ़िरोज़ शाह तुगलक ने की थी। अपने दासों की देखभाल के लिए उसने दीवाने बंदगान नामक पृथक विभाग का गठन किया था। ये भी फ़िरोज़ शाह तुगलक ने दीवाने बंदगान नामक विभाग अपने दासों के लिए
स्थापित किया था। सल्तनत काल में सर्वप्रथम फिरोज शाह तुगलक ने ही लोक निर्माण विभाग PWD की स्थापना की थी। फिरोज शाह तुगलक ने नहरों के सबसे बड़े जाल का निर्माण करवाया। सबसे अधिक नहरों का निर्माण किसने करवाया था? तो फिरोज शाह तुगलक ने करवाया था। फिरोज शाह तुगलक हक्के शर्ब नामक सिंचाई कर लगाने वाला दिल्ली का पहला सुल्तान था। तो सिंचाई कर था हक्के शर्ब, इसका नाम था, और इसको लगाने वाला फिरोज शाह तुगलक दिल्ली का प्रथम सुल्तान था। फिरोज शाह तुगलक द्वारा ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगाया गया था। फिरोज शाह तुगलक द्वारा ही अशोक के 2 स्तंभों को मेरठ एवं टोपरा से दिल्ली लाया गया था। फिरोज शाह तुगलक ने एक अनुवाद विभाग की स्थापना की थी। राज्य के खर्च पर हज की व्यवस्था करने वाला पहला भारतीय शासक भी फिरोज शाह तुगलक ही था। फिरोज शाह ने दारुल शफ़ा नामक एक खैराती अस्पताल की स्थापना की। तो एक आध बार ये क्वेश्चन पूछा भी गया है कि दारुल शफ़ा क्या था? तो दारुल शफ़ा एक खैराती अस्पताल था। नासिरुद्दीन महमूद तुगलक वंश का अंतिम शासक था। सुल्तान फिरोज शाह ने कुतुब मीनार की 5वीं मंजिल का निर्माण कराया था। अमीर खुसरो का जन्म एटा में हुआ था। एटा में एक पटियाली नामक जगह है, वहाँ पे अमीर खुसरो का जन्म हुआ था। खुसरो ने स्वयं को तूतिए हिंद कहा है। नेक्स्ट है जौनपुर की स्थापना फिरोज शाह तुगलक ने अपने चचेरे भाई जौना खां या जूना खां मोहम्मद बिन तुगलक की याद में करवाई थी। किस शासक ने सर्वप्रथम जजिया कर समाप्त किया था? तो जैनुल आबदीन शासक था कश्मीर का, और इसने सर्वप्रथम जजिया कर को समाप्त किया था। जैनुल आबदीन को ही कश्मीर का अकबर भी बोला जाता है। द्वार समुद्रम किस राज्य की राजधानी थी? तो ये होयसल की राजधानी थी। भक्ति आंदोलन का प्रारंभ सर्वप्रथम किसके द्वारा किया गया था? तो ये अलवार संतों द्वारा इसका किया गया था, भक्ति आंदोलन का प्रारंभ। शुद्धाद्वैतवाद व शुद्ध अद्वैतवाद या पुष्टि मार्ग वल्लभाचार्य द्वारा प्रतिपादित किया गया था। तो शुद्धाद्वैतवाद या शुद्ध अद्वैतवाद या पुष्टि मार्ग ये वल्लभाचार्य द्वारा प्रतिपादित किया गया था। कबीर एवं धर्मदास के मध्य संवादों के संकलन का शीर्षक अमर मूल है। रामचरितमानस की रचना गोस्वामी तुलसीदास ने अवधी भाषा में की थी। सूफी संत शाह मोहम्मद गौस ने कृष्ण को औलिया के रूप में स्वीकार किया है। अलाई दरवाजे का निर्माण अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अलाई दरवाजे का निर्माण किसने करवाया था? अलाउद्दीन खिलजी ने। मालवा विजय के उपलक्ष्य में मेवाड़ के राणा कुंभा ने कीर्ति स्तंभ का निर्माण करवाया था। तबकाते नासिरी नामक पुस्तक मिन्हाज उस सिराज ने लिखी है। संगीत यंत्रों तबला और सितार का प्रचलन अमीर खुसरो ने ही किया था। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ख्वाजा उस्मान हारूनी के शिष्य थे। तो ये इसमें देखिए चार पॉइंट बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं और इनको आपको याद रखना। चार क्या, सारे ही पॉइंट इम्पॉर्टेंट हैं। कीर्ति स्तंभ भी पूछा जाता है, कीर्ति स्तंभ का निर्माण किसने करवाया था? तो ये राणा कुंभा ने करवाया था। बाबर ने खानवा के युद्ध में जिहाद की घोषणा की थी। खानवा का युद्ध 17 मार्च 1527 को बाबर और राणा सांगा के बीच में हुआ था। इस युद्ध में राणा सांगा पराजित हुआ था। इसी युद्ध में विजय श्री मिलने के उपरांत बाबर ने गाजी की उपाधि धारण की थी। अमीर खुसरो ने खड़ी बोली के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो खड़ी बोली का विकास किसने किया था? ये भी अमीर खुसरो ने किया था। इब्राहिम शाह शर्की ने सिराज हिंद की उपाधि धारण की थी तथा उसके समय में जौनपुर भारत का सिराज नाम से प्रसिद्ध हुआ। जफ़र खां हसन गंगू ने अलाउद्दीन हसन बहमन शाह की उपाधि धारण करके बहमनी साम्राज्य की स्थापना की थी। तो इसमें सारे इम्पॉर्टेंट हैं पॉइंट। बीजापुर का संस्थापक यूसुफ आदिल शाह था और बीजापुर के मोहम्मद आदिल शाह का मकबरा गोल गुंबद के नाम से जाना जाता है। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरिहर और बुक्का ने 1336 ईस्वी में की थी। फारसी राजदूत अब्दुल रज्जाक संगम वंश के सबसे प्रतापी शासक देवराय द्वितीय के शासनकाल में विजयनगर आया था। फ्रांसिस्को पेलसट एक डच यात्री था जिसने जहांगीर के शासनकाल का मूल्यवान विवरण प्रदान किया है। फ्रांसिस्को पेलसट। जहांगीर का मकबरा भारत के बाहर लाहौर में शाहजरा नामक स्थान पर स्थित है।
किस मुग़ल बादशाह ने बलबन द्वारा प्रारंभ किया गया दरबारी रिवाज सिजदा समाप्त कर दिया था? तो ये शाहजहाँ ने समाप्त किया था। जो बलबन ने सिजदा और पैबोस की प्रथा प्रारंभ की थी, यानी लेट कर अभिवादन करना, और पैबोस का मतलब कदमों को चूमना, तो इसको शाहजहाँ ने समाप्त कर दिया था। किस मुग़ल सेनापति के साथ शिवाजी ने 1665 ईस्वी में पुरंदर की संधि पर हस्ताक्षर किए थे? तो ये जयसिंह के साथ इन्होंने हस्ताक्षर किए थे। दिल्ली के लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? तो ये औरंगजेब ने निर्माण करवाया था मोती मस्जिद का। शाहजहाँ ने दारा शिकोह को शाह बुलंद इकबाल की पदवी दी थी। उपनिषदों का फारसी अनुवाद शाहजहाँ के शासनकाल में शहजादा दारा शिकोह ने सिर्रे अकबर नामक शीर्षक के तहत किया था। तो उपनिषदों का फारसी में अनुवाद सिर्रे अकबर नाम से किसने किया था? ये दारा शिकोह ने किया था। दारा शिकोह को उसकी सहिष्णुता और उदारता के लिए लेन पोल ने लघु अकबर कहा है। तो ये भी आपको याद रखना है कि लघु अकबर की उपाधि किसको दी जाती है? तो ये दारा शिकोह को दी जाती है। दारा शिकोह की मूल रचना मज्म-उल-बहरीन है। मज्म-उल-बहरीन इसकी मुख्य रचना है, मूल रचना है। प्रसिद्ध चित्रकार बेहजाद को पूर्व का राफेल कहा जाता है। चित्रकला की मुग़ल शैली का प्रारंभ हुमायूं ने किया था। द्वैतवाद के प्रवर्तक माधवाचार्य हैं। विशिष्ट द्वैतवाद के प्रवर्तक रामानुजाचार्य। द्वैतवाद के प्रवर्तक निम्बार्काचार्य। बीजक कबीर दास जी के उपदेशों का संकलन है। उत्तर भारत में रामानंद भक्ति आंदोलन के प्रथम प्रवर्तक माने जाते हैं। कबीरदास जी रामानंद के 12 शिष्यों में से एक थे। गुरु नानक का जन्म 1469 में तलवंडी नामक स्थान पर हुआ था। गुरु नानक ने सिख धर्म की स्थापना सिकंदर लोदी के समय में की थी। ठीक है, तो ये भी याद रखना, कभी कभी पूछ लिया जाता है। गोस्वामी तुलसीदास अकबर तथा जहांगीर के समकालीन थे। शेख निज़ामुद्दीन औलिया की दरगाह दिल्ली में स्थित है। तो ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आपको याद रखना है। सूफीवाद के सिलसिलों में नक्शबंदी संगीत के खिलाफ थे। पानीपत का प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1526 को बाबर तथा इब्राहिम लोदी के मध्य लड़ा गया था, जिसमें बाबर विजयी हुआ था। बाबर की सफलता का कारण उसका विशाल तोपखाना था, जिसका नेतृत्व उस्ताद अली कुली खान नामक व्यक्ति ने किया था। भारत में सबसे पहले पानीपत की पहली लड़ाई में तोपों का प्रयोग किया गया था। घाघरा का युद्ध 5 मई 1529 ईस्वी में बाबर और महमूद लोदी के मध्य हुआ था। इस युद्ध में बाबर विजयी हुआ था। बाबर ने अपनी आत्मकथा में 2 हिंदू राज्यों विजयनगर एवं मेवाड़ का वर्णन किया है। बाबर ने अपने जीवन संबंधी घटनाओं को तुज़्के बाबरी या बाबरनामा में लिखा है। बाबर ने अपने जीवन संबंधी घटनाओं को तुज़्के बाबरी या बाबरनामा में लिखा है। बाबर के सेनानायक मीर बाकी ने अयोध्या में बाबरी मस्जिद का निर्माण करवाया था। तो ये क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है क्योंकि अयोध्या बहुत ज़्यादा चर्चा में रहा था। तो मीर बाकी ने अयोध्या में बाबरी मस्जिद का निर्माण करवाया था, जो बाबर का सेनानायक था। 26 जून 1539 में चौसा का युद्ध हुआ था, जिसमें शेर शाह ने हुमायूं को पराजित किया था। हाजी बेगम ने अपने पति हुमायूं के मकबरे का निर्माण दिल्ली में करवाया था। तो किसने अपने पति के मकबरे का निर्माण दिल्ली में करवाया था? तो ये थी हाजी बेगम। और श्वेत संगमरमर से बना यह भारत का प्रथम गुंबद वाला मकबरा है। कालिंजर का अभियान शेर शाह का अंतिम अभियान था। शेर शाह का मकबरा बिहार के सासाराम नामक स्थान पर स्थित है। तो ये भी इम्पॉर्टेंट है, शेर शाह का मकबरा पूछा जाता है कहाँ पे स्थित है, तो ये सासाराम में स्थित है। कृषकों की मदद के लिए शेर शाह ने पट्टा और कबूलियत की व्यवस्था प्रारंभ की थी। जहांगीर के शासनकाल में उसकी पत्नी नूरजहां बेगम ने अपने पिता एतमादुद्दौला का मकबरा आगरा में निर्मित करवाया था। यह प्रथम भवन है जिसमें पेट्रा ड्यूरा शैली का प्रयोग किया गया था। तो पेट्रा ड्यूरा शैली मुख्यतः होती है जो ताजमहल में प्रयोग की गई है। आपने देखा होगा वहाँ पे गड्ढे करके और उसमें चीज़ें कटिंग करके पत्ती वगैरह जो बनाई गई हैं उसको पेट्रा ड्यूरा कहा जाता है।
कि पत्थरों को काट के गड्ढों में सेट करना या उस तरह से करके, उस शैली को पेट्रा ड्यूरा कहा जाता है। ताजमहल आप देखेंगे तो वहाँ की जो बाहर की दीवारों पे बहुत सारे डिज़ाइन बने हैं, वो एक्चुअल में पेट्रा ड्यूरा शैली है। तो वो एक अच्छा एग्ज़ाम्पल है, आप इमेज भी देख सकते हैं गूगल करके। सिखों के चौथे गुरु रामदास का मुग़ल बादशाह अकबर ने रामदास को 500 बीघा ज़मीन दी थी। इसी ज़मीन पर बाद में रामदासपुर यानी अमृतसर का निर्माण हुआ था। किस सिख गुरु ने विद्रोही राजकुमार खुसरो की सहायता धन एवं आशीर्वाद से की थी? तो ये गुरु अर्जुन देव थे। गुरु अर्जुन देव ने मसनद प्रथा चलाई थी, जिसके अंतर्गत सिक्कों को अपनी आय का 10वां भाग गुरु को देना रहता था। पानीपत का तीसरा युद्ध 1761 में अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच में लड़ा गया था, जिसमें मराठे पराजित हुए थे। औरंगजेब की मृत्यु के समय मराठा नेतृत्व किसके हाथों में था? तो ये ताराबाई के हाथों में था। फतेहपुर सीकरी की स्थापना अकबर ने की थी। इसके बाद हरिविजय सूरी जैन साधु थे या जिसे अकबर ने जगत गुरु की उपाधि से सम्मानित किया था? तो अकबर ने इनको जगत गुरु की उपाधि से सम्मानित किया था, हरिविजय सूरी को। अकबर ने 1575 ईस्वी में इबादत खाने की स्थापना की थी, जिसका उद्देश्य दार्शनिक एवं धार्मिक विषयों पर वाद विवाद करना था। महजरनामा अबुल फजल के पिता शेख मुबारक ने तैयार किया था। सम्राट और मकबरा, बाबर का मकबरा काबुल में है, अकबर का सिकंदरा में है, और जहांगीर का लाहौर में है, और शाहजहां का कहाँ है? आगरा में है। जहांगीर ने 2 अस्पा और सिंह अस्पा नामक प्रथाएं चलाई थी। विलियम हॉकिंस मुग़ल दरबार में उपस्थित होने वाला पहला अंग्रेज़ था। जहांगीर ने हॉकिंस को इंग्लिश खान की उपाधि दी थी। ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। विलियम हॉकिंस को जहांगीर ने कौन सी उपाधि दी थी? तो इंग्लिश खान की उपाधि दी थी। जहांगीर के समय के सर्वोत्कृष्ट चित्रकार उस्ताद मंसूर और अबुल हसन थे। उस्ताद मंसूर प्रसिद्ध पक्षी विशेषज्ञ चित्रकार थे, जबकि अबुल हसन को व्यक्ति के चित्रों में महारत हासिल थी। जहांगीर ने अपनी आत्मकथा फ़ारसी भाषा में लिखी है और उसका नाम तुझके जहांगीरी रखा है। इसमें सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं। एतमादुद्दौला का मकबरा नूरजहां ने अपने पिता की मृत्यु के बाद बनवाया था। यह पहली कृति है जो पूर्णतः संगमरमर से बनी है। शाहजादा खुर्रम शाहजहां का विवाह आसफ़ खां की पुत्री अर्जुमंद बानो बेगम से हुआ था, जो बाद में इतिहास में मुमताज़ महल के नाम से प्रसिद्ध हुई। दिल्ली की जामा मस्जिद का निर्माण शाहजहां ने ही करवाया था। उपनिषदों का फ़ारसी अनुवाद शाहजहां के शासनकाल में शहजादे दारा शिकोह ने सिर्रे अकबर शीर्षक के तहत करवाया था। मुग़ल बादशाह शाहजहां ने बलबन द्वारा प्रारंभ ईरानी दरबारी रिवाज सिजदा समाप्त कर दिया था। कुछ स्मारक हैं और उनके निर्माता हैं। अलाई दरवाज़ा अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाया था। बुलंद दरवाज़ा फतेहपुर सीकरी में है, इसको अकबर ने बनवाया था। मोती मस्जिद आगरा में है, इसको शाहजहां ने बनवाया था। और मोती मस्जिद जो दिल्ली में है, उसको औरंगज़ेब ने बनवाया था। सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा शाहजहां को मीर जुमला ने उपहार स्वरूप दिया था। तो कोहिनूर हीरा शाहजहां को मीर जुमला ने दिया था। औरंगज़ेब ने औरंगाबाद में अपनी प्रिय पत्नी राबिया उद्दौरानी के मकबरे का निर्माण 1678 ईस्वी में करवाया था। और राबिया उद्दौरानी के मकबरे को द्वितीय ताजमहल कहा जाता है, क्योंकि ये एकदम ताजमहल जैसा ही बनाया गया है, लगभग ताजमहल जैसा है। इसे बीवी का मकबरा भी कहा जाता है। मुग़ल काल में मीर बख्शी सैन्य विभाग का प्रधान था। राजस्व मुक्त अनुदान भूमि को मद्दे माश कहा जाता था। अकबर द्वारा राम सीता की आकृतियों और रामसीय देवनागरी लेख से युक्त सिक्के चलाए गए थे। अकबर के समय चांदी का सिक्का रुपया कहलाता था तथा अकबर द्वारा चलाया गया तांबे का सिक्का दाम कहलाता था। चित्रकला के क्षेत्र में मुग़ल शैली का प्रारंभ हुमायूं ने किया था।
जहांगीर के काल को मुग़ल चित्रकला का स्वर्ण युग कहा जाता है। अकबर के शासनकाल के प्रमुख गायक तानसेन और स्वामी हरिदास थे। अकबर ने तानसेन को कंठाभरण वाणी विलास की उपाधि दी थी। हुमायूंनामा की रचना बाबर की पुत्री गुलबदन बेगम ने की थी। ताजुल मासिर पुस्तक के लेखक हसन निजामी हैं। पातशाहनामा पुस्तक के लेखक अब्दुल हमीद लाहौरी हैं। अबुल फजल ने संस्कृत ग्रंथ पंचतंत्र का फ़ारसी में अनुवाद कर उसका नाम अनवारे सुहेली रखा था। सिख संप्रदाय की स्थापना गुरु नानक ने की थी। सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव ने सिखों के पवित्र ग्रंथ आदि ग्रंथ का संकलन किया था। आदि ग्रंथ, जिसको गुरु ग्रंथ साहब भी कहा जाता है, उसका संकलन किसने किया था? सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव ने। गुरु अर्जुन देव को जहांगीर द्वारा तथा गुरु तेग बहादुर को औरंगजेब द्वारा मृत्युदंड दिया गया था। सिखों के 10वें और अंतिम गुरु गुरु गोविंद सिंह थे। गुरु गोविंद सिंह ने सिखों को एक सैनिक संप्रदाय खालसा पंथ में परिवर्तित कर दिया। गुरु गोविंद सिंह ने संपूर्ण सिंह समुदाय को केश, कंघा, कृपाण, कच्छा और कड़ा रखने के आदेश दिए। शिवाजी का जन्म 20 अप्रैल 1627 को शिवनेर के दुर्ग में हुआ था। शिवाजी ने रायगढ़ को अपनी राजधानी बनाया। शिवाजी ने राज्य के प्रशासन के लिए केंद्रीय स्तर पर अष्टप्रधान की व्यवस्था की थी। शिवाजी की अष्टप्रधान का सर्वोच्च पद पेशवा का होता था तथा विदेश मंत्री को सुमंत या दबीर कहा जाता था। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। सर्वोच्च पद पेशवा तथा विदेश मंत्री को सुमंत या दबीर कहा जाता था। पानीपत की तीसरी लड़ाई 14 जनवरी 1761 को सदाशिव भाऊ के नेतृत्व में मराठा सेना और अहमद शाह अब्दाली के नेतृत्व में अफगान सेना के बीच में हुई थी, जिसमें मराठे पराजित हुए थे। जहांदर शाह को लंपट मूर्ख कहा जाता है। शाहजहां द्वारा बनवाए गए प्रसिद्ध मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल शासक मोहम्मद शाह था। मोहम्मद शाह के शासनकाल में ही नादिर शाह ने 1739 ईस्वी में भारत पर आक्रमण किया और करनाल के युद्ध में मुगल सेना को पराजित किया। 1191 में पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के मध्य तराइन का प्रथम युद्ध हुआ। 1192 ईस्वी में तराइन के द्वितीय युद्ध में मोहम्मद गोरी द्वारा पृथ्वीराज चौहान की पराजय के बाद भारत में मुस्लिम शक्ति की स्थापना हुई थी। इल्तुतमिश इल्बरी जनजाति का तुर्क था। चंगेज़ खान का मूल नाम तेमुचिन था। इब्न बतूता मोरक्को का मूल निवासी मूल अफ्रीकी यात्री था। इब्न बतूता मोहम्मद बिन तुगलक के कार्यकाल में भारत आया था। कृष्णदेव राय ने आंध्र भोज की उपाधि धारण की थी। तुगलक काल मुस्लिम भारतीय विजारत का स्वर्णकाल कहा जाता है। सूफी संतों के निवास स्थान को खानकाह कहा जाता है। बाबर की उदारता के कारण लोगों ने उसे कलंदर की उपाधि प्रदान की। अकबर ने सूफी मत में अपनी आस्था जताते हुए चिश्तिया संप्रदाय को समर्थन किया था। अकबर का मकबरा सिकंदरा नामक स्थान पर स्थित है। पीटर मुंडी इटली का यात्री था। भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक रॉबर्ट क्लाइव था। मोहम्मद शाह को रंगीला बादशाह कहा जाता है। फर्रुख सियर को घृणित कायर कहा जाता है। तो ये थे हमारे मध्यकालीन भारत के जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स हैं। अब हम लोग अगले भाग में बात करेंगे आधुनिक भारत के इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स की। और ये मैंने इसी बीच में तैयार किए थे जितने भी फैक्ट्स हैं सारे सब्जेक्ट के, और मैं कोशिश करूँगा जल्दी से जल्दी जितने भी सब्जेक्ट हैं वो सारे सब्जेक्ट के ऐसे ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्ट आपको वीडियो के माध्यम से प्रोवाइड करूं, और आप भी इन सबको तैयार करके अपनी तैयारी को और अच्छा बनाएं। तो मिलते हैं अगले भाग में आधुनिक भारत के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।